हाँ जी बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम प्रणाम, कैसे हाल चाल। आज बिजनेस स्टडीज के मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं। बिजनेस स्टडीज ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें कितना आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितना बेहतर लिख सकते हो इससे फर्क पड़ता है। तो आंसर राइटिंग एक बहुत सॉलिड कला है। कल पेपर में तुम्हें यही नंबर दिलाएगी, कोई वन शॉट नंबर नहीं दिला रहा होगा, सिर्फ आंसर राइटिंग दिलाएगी। ये वीडियो आंसर राइटिंग की कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है जिसमें आप उठाया और 2.5 लाइन की एक्सप्लेनेशन लिख के काम खत्म करवाऊंगा, नहीं। इस आंसर राइटिंग की वीडियो में हम 3 फेज में बात कर रहे होंगे। पहले बात करेंगे प्रोसेस, अगर आपके सामने आता है प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, तो आपको कैसे जवाब देना है। अगर आपके सामने किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस, फीचर, मेरिट, डिमेरिट आता है तो आपकी लैंग्वेज कैसी होगी। एंड फाइनल, अगर आप प्रिंसिपल बता रहे हो, यानी कि मैनेजमेंट का कोई प्रिंसिपल हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, स्पिरिट डिकॉप्स हो गया, तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपको कैसे देनी है। ये तीनों की एक्सप्लेनेशन आपस में बिल्कुल अलग होगी, इकट्ठे एक जैसे एक्सप्लेनेशन दोगे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो पेन पेपर कॉपी ले लो, एक एक चीज मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखना, क्योंकि नंबर तुम्हें सिर्फ राइटिंग के ही मिल रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ये वीडियो शाम 6 बजे से पहले देख रहे हो 24 तारीख को, तो भाई यूट्यूब पे हमारा एक गेस्ट पेपर लॉन्च होने जा रहा है। शाम को 6 बजे लाइव होगा, लाइव सॉल्व करेंगे बैठकर, उसको कर लेना, उससे क्वेश्चंस की राइटिंग स्किल यहां अप्लाई कर लेना। सेकंड चीज, अगर आप 6 बजे बाद देख रहे हो तो 25 तारीख को सुबह 6 बजे मेरा ऑफिशियल बिजनेस पेपर आ रहा है। इको का पेपर डायरेक्टली लग गया था क्वेश्चन नंबर के साथ साथ ही। इसी प्रकार से बिजनेस में भी हम लोगों ने एक पेपर डिजाइन किया है, सुबह 6 बजे आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, गौरव जी का कोड लगाओ, फ्री के अंदर एंट्री पाई। चलिए, तो पहले लिखने की बात करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर राइटिंग स्किल पे कैसे काम करेंगे, तो सबसे पहले हम प्रोसेस को लिखना सीखते हैं। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए आपको किसी भी चीज का प्रोसेस पूछ लिया गया, शुरू की 1-2 लाइन हो सकता है, दे दी गई हो, 1-2 हेडिंग्स दे दी गई हो, आपको बोला गया इसके बाद कैसे लिखना है, तो मैं एक रैंडम प्लानिंग प्रोसेस के थ्रू समझाऊंगा। आपका मेन फोकस होगा कि ये देखें कि अपन ने एक्सप्लेनेशन कैसे लिखी है, पिकअप लाइंस कौन सी यूज की है, साथ साथ में हम कैसे नेक्स्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे हमको हर हेडिंग के नीचे 3 लाइन की एक्सप्लेनेशन देनी है, अगर वो एक प्रोसेस का पार्ट है, इंपॉर्टेंस का पार्ट है, तो भाई वो 3 लाइन कैसे निकालेंगे हम, और कैसे हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे कि एग्जामिनर को नहीं पता चल जाए कि यार इसने खींचा है। तो सामने आपके है प्लानिंग प्रोसेस की शुरुआत, सेटिंग अप गोल्स हमने शुरुआत की है, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, लिस्टिंग अप ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव, बाकी सभी जो है ना वो भी हमने यहाँ पर सीक्वेंस से दे रखे हैं। आपका क्या काम है, मेरी बात को सुनना पहले और उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना। मैंने अभी 20 क्वेश्चन दिए थे, तो अगर आप कोशिश कर चुके हो तो भाई जो आंसर ट्रिक्स मैं अभी बता रहा हूं ना राइटिंग की, उनको उनमें अप्लाई करना, बहुत बड़े नंबर है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको प्लानिंग प्रोसेस शुरू से बताना है, तो मैंने एक हेडिंग को एक्सप्लेन करते हुए प्लानिंग प्रोसेस की एक लाइन यहां पर लिख दी, टू क्रिएट अ प्लान अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस इज टू बी फॉलोड, जिसके अंदर सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा। ये जो लाइन है सर, ये क्यों लिखते हैं, इसका कोई मकसद नहीं है, ये बस इसलिए है कि अगर आपकी कोई एक्सप्लेनेशन औने पौने में 19-20 हो जाती है, तो ये एक लाइन जो है ये फिलर की तरह काम करती है। ठीक है, अब देखो, जब भी आप किसी भी प्रोसेस को एक्सप्लेन करोगे, एक बात ध्यान रखना, आपको पिकअप लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पिकअप लाइन का मतलब क्या होता है कि गाड़ी का पहला गियर, जब भी आप कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो आपका जो पहला गियर होता है ना, वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। वहां क्लच कैसे छोड़ा वो जरूरी है। अगर एक बार गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली, उसके बाद तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सारे गियर अपने आप लग जाएंगे, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला गियर प्रोसेस में बहुत आराम से लगता है। जैसे हमेशा आपको ऐसे शुरुआत करनी, जो फर्स्ट स्टेप है ना, इसको ऐसे लिखेंगे अपन, द प्रोसेस स्टार्ट विथ, क्या बोला, द प्रोसेस स्टार्ट विथ, हमेशा यूज करो इसको। आपके बिजनेस स्टडीज में कुछ फिलर्स होते हैं, जैसे स्पेशलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, लीड्स टू मैक्सिमम आउटपुट फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनको आप एक्सप्लेनेशन को एक्सटेंड करने के लिए यूज कर सकते हो। देखो मैंने कैसे किया। प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट विथ सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑल द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल ओनली। अब आप यहां देखोगे कि मैंने कोई बड़ी बात नहीं लिखी, कोई बारी बारी इंग्लिश नहीं लिखी है, हमने यहां पर डायरेक्टली क्या लिख दिया, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। जब कुछ भी नहीं मिले आपको, फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, फॉर द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच अल्टीमेटली कवर्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये कुछ ऐसी लाइनें लो जो कि एंड में पूछ की तरह अपन यूज कर ले। नेक्स्ट देखेंगे, देखो अगर आपको ये लग रहा है कि सर ये कम है, तो अपन ने एक लाइन और जोड़ दी, The managers always try to set up objective which can be achievable in the specific time period. कुछ नहीं है, सारे पॉइंटर्स को जोड़ते चलो, आंसर आएगा। सेकंड पॉइंट देखो कैसे पहली लाइन डालेंगे अपन ने यूज किया पिकअप के लिए इसका। पहला पॉइंट ये है, तो अपन ने क्या यूज करा, आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। तो आपको एक लाइन मिल गई कि पहले के बाद, क्योंकि सीक्वेंस है, प्रोसेस में सीक्वेंस में होता है। आफ्टर सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, द नेक्स्ट स्टेप टू मेक assumptions,
अब यहां पर एक पॉइंटर आपको याद रखना है, चाहे वो प्रोसेस में हो, इंपॉर्टेंस में हो, फीचर में हो, जब तक आप लिखने को लेकर अपने एक्सप्लेनेशन को लेकर 100% कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आपको वर्ड ब्लॉकिंग को हमेशा ध्यान रखना है। सर ये वर्ड ब्लॉकिंग क्या है, पहली बार सुना है। वर्ड ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे देखेंगे आप इसमें डेवलपिंग प्रीमाइसेस, अगर मैं यहां ये लिख देता आफ्टर द अचीवमेंट, आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव द नेक्स्ट स्टेप इज टू डेवलप प्रीमाइसेस, अगली लाइन बोलो क्या होती है, फिर अपन खींचेंगे प्रीमाइसेस रेफर्स टू, दिस इज नॉट द केस, नहीं वो मतलब खींचने वाली बात हो गई। इसी तरीके से इंपॉर्टेंस में भी अगर आप जो हेडिंग लिखी है उसी शब्द को यूज कर लेते हो अपनी एक्सप्लेनेशन में, तो आप पूछ नहीं बना पाओगे कभी भी उसकी। और इसका एक फायदा ये होता है कि जब अपन इंपॉर्टेंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस अपन ने बोल दिया, तो अगर अपन ने शुरू की एक्सप्लेनेशन में कंटिन्यूअस वर्ड यूज नहीं करा है तो अपन एंड में यूज कर सकते हैं ना। That is why planning is referred to be a continuous process and hence it is a continuous process. तो आपके दिमाग में क्लोजर पड़ा हुआ है ऑलरेडी, हाँ यार ये मैं लिख दूंगा अगर कम पड़ा तो। इससे क्या होता है कि आप एक्सप्लेनेशन बेहतर लिख देते हो और आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि यार एंडिंग क्लोजिंग की एक लाइन मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, उसको यूज नहीं करना है, बस हमारे पास क्लोजर अवेलेबल है, जस्ट इन केस बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रही तो अपन यूज कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने क्या किया, द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक assumption रिगार्डिंग द फ्यूचर, अपन ने प्रीमाइसेस वर्ड यूज नहीं किया, रेदर देन assumption रिगार्डिंग द फ्यूचर वर्ड को इस्तेमाल कर लिया। अब आप चाहें तो क्लोजर करने के लिए प्रीमाइसेस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीमाइसेस व्हाट आर प्रीमाइसेस, यहां रेफर्स टू वर्ड यूज नहीं करना बेटा, ध्यान रखना। प्रीमाइसेस आर द बेस ऑन व्हिच द प्लान्स एंड पॉलिसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर मेड, ठीक है, दैट इज द एस्टिमेशन ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, मार्केट कंडीशन एटसेट्रा, ठीक है, समझ में आ गया। इसकी आप चाहे तो अपनी लैंग्वेज में और एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। देखो हेडिंग रिलेटेबल होनी चाहिए, एग्जैक्ट नहीं होती है, एक्सप्लेनेशन चल जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है सर लिस्टिंग अप ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव, मैं सबका नहीं बताऊंगा, बस आपको 2-3 बता रहा हूं कैसे आपको शुरुआत करनी है। अब आपका ये तो हो गया, अब आप वापस से अगर ये चीज यूज करोगे ना आफ्टर डेवलपिंग प्रीमाइसेस, इट विल नॉट लुक गुड, नहीं लगेगा अच्छा, वो ऐसा लगेगा कि यार ये खींच रहा है प्रीफंड में, ठीक है ना, आपका आधा नंबर कट जाएगा। तो अपन ने क्या करा, ठीक है मत दो, हम लिख देते थे नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस इज टू लिस्ट डाउन ऑल द अल्टरनेटिव अचीव, all the available alternative for the achievement of organizational goal, ठीक है। The manager makes a list of all the alternative। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूं कैसे वर्ड ब्लॉकिंग हमें फंसाता है। या हमने वेरियस अल्टरनेटिव को लिस्ट करने की बात करी, लिस्ट डाउन ऑल द अल्टरनेटिव, आपने शब्द लगा दिया ना, अब आप इजीली देख पाओगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन गोल के बाद मेरे पास लिखने को कोई शब्द नहीं बचा है, क्योंकि मैं उस वर्ड को यूज कर चुका हूं ऑलरेडी। समझ में आ रही है मेरी बात, तो ये वर्ड ब्लॉकिंग में फंस गए। फिर हमने क्या करा, एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करी, अब आपको समझ में आया हाँ यार ये तो खींच ही रहा है प्रीफंड में, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है, इजी हो गया। आप आगे बढ़ जाए, चलो। तो इसके बाद बाकियों की एक्सप्लेनेशन अपन ने यहाँ लिख दी है, जैसे एंडिंग का प्रोसेस है तो आप एंडिंग के प्रोसेस को बहुत अच्छा इंप्रोवाइज कर सकते हैं लास्ट स्टेप को। एज प्लानिंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, सो द वर्क ऑफ द मैनेजर डज नॉट एंड आफ्टर पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। प्लानिंग जो कि कंटिन्यूअस है तो हमारा काम खत्म नहीं हो जाता है, हमने क्या करा, फॉलोअप नहीं दिया है, ये फॉलोअप की एक्सप्लेनेशन नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन डाल दी, यहाँ पर यूज करी ना हमने अपने इस्तेमाल से, इस्तेमाल करा, उसके बाद हमने 1-1.5 लाइन बाद फॉलोअप का यूज करा। अब आप देखो फॉलोअप वर्ड पूरी एक्सप्लेनेशन में आपको कहीं नहीं मिलेगा, वर्ड ब्लॉकिंग हमने करी नहीं, समझ में आई मेरी बात, ऐसे यूज करो आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। तो प्रोसेस को लेकर क्लियर हो गए सारे कि हमारे को प्रोसेस में कैसे एक्सप्लेनेशन देनी है। अब अगले पे बात करते हैं कि अगर आपके सामने फीचर नहीं, फीचर तो लास्ट में देखेंगे, फीचर से पहले वो आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो आप कैसे इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे होगे, उसके बाद फीचर, इंपॉर्टेंट, मेरिट, डिमेरिट को एक साथ का समराइज करेंगे। तो भाई मान लीजिए कि आपके सामने आ जाता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना। लेट अस सपोज वी हैव 2 प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एंड हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो देखो जब भी हम किसी भी साइंटिफिक प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करते हैं, आपको 2 एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो आप चाहो तो पहले में टेलर का इस्तेमाल कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू टेलर, या दिस प्रिंसिपल इज गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर, इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है सर, दूसरा तरीका ये होता है इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट व्हिच स्पेसिफाई दैट, इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हो। और बेसिकली जब भी ये वर्ड कोटिंग करते हो तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है। वर्ड कोटिंग का मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ करके बताता हूं आपको। देखो यहाँ पर हमने क्या करा है, बहुत क्लियरली अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इस शब्द का यूज किया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, और उसके बाद वर्ड कोटिंग शुरू करी। ये 1 कॉमा नीचे, आप चाहो तो 2 कॉमा ऊपर कर लो। इसका मतलब क्या है, ये बताता है कि भैया जो है ना, हमने आंसर बहुत स्पेसिफिकली सीधे शब्दों में लिखा है, तो एग्जामिनर को चेक करने में ही मजा आता है।
Each and every job that is to be performed in the organization should be based upon scientific inquiry and not on the basis of hit and trial method or by higher authority. ठीक है, ये मैंने छोटी एक्सप्लेनेशन दी है, इसको अपन बढ़ा सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, इसके बाद फिर आप उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दोगे। ठीक है, इसमें एक स्टार्टिंग और कर सकते हैं। अब तुम खुद देखो, देखना दोनों चीजें एक जगह लिखी मैंने, और दोनों की शुरुआत अगर मैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल करूंगा तो डज इट लुक बेटर? अच्छा लगेगा? तुम खुद देखो, नहीं लगेगा ना। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर टेलर का इस्तेमाल कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर, और उसके बाद ये लिख देंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल की जगह अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर हमने शब्द का इस्तेमाल करा और फिर यहां पर लिख दिया। ध्यान रखना, जब भी आप बहुत क्रिस्प लाइन के अंदर, बहुत सीधी लाइन के अंदर एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो आप इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल कर सकते हो, इट विल लुक बेटर। ठीक है, और जब आप क्रिस्प लाइन के अंदर नहीं दे रखे होते हो तो प्रॉब्लम आ जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन में मांगा हो, जैसे फॉर एग्जांपल, तो चलो एक एक नंबर की एक्सप्लेनेशन में अपन ने बोल दिया, जैसे आपको बोला यार 3 लाइन में डायरेक्टली 3 नंबर में आपको स्पेसिफिकली साइंस और रूल ऑफ थंब को समझाना है, या 3 नंबर में डिवीजन ऑफ वर्क को ही समझाना है, कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल, एक ही प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना 3 नंबर में, यहां पर आंसर राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सर इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये एक्सप्लेनेशन तो इतनी रहेगी, इनमें आप ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हो। एग्जांपल देने की मत सोचना यार, एग्जांपल देने की सोचो कि नंबर कट जाएगा, गारंटी है मेरा, बिल्कुल कट जाएगा। एग्जांपल देने की मत सोचना, इन प्लेस ऑफ एग्जांपल आप ये लिख देना कि अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है तो क्या फायदे होंगे, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग दिस प्रिंसिपल। 2-3 बेनिफिट आपने लिख दिए, बेनिफिट सबको पता है, लीड्स टू कोऑर्डिनेशन, स्पेशलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, एफिशिएंसी बूस्ट करता है, इफेक्टिवनेस बूस्ट करता है, सब में सेम ही है। ठीक है, और इसके साथ साथ लिख सकते हो कॉन्सिक्वेंसेज इफ दिस प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया गया तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। ऐसे कर दो, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, पर ये ध्यान रखना, ये कब करना है आपको, कॉन्सिक्वेंसेज, ज्यादा रायता नहीं फैलाना। और जैसे आपको 3 नंबर में 3 प्रिंसिपल पूछ लिए, आप पहले गए कॉन्सिक्वेंसेज और फायदे नुकसान में, तो तुम्हारा राइटिंग का टाइम खराब होगा, उसको नहीं यूज करना है, इतना लंबा टाइम खराब नहीं करना। ये कब करना है, जब आपको 1 या 2 प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना हो, तो हम क्या करेंगे, नेतागिरी झाड़ेंगे, देखो हमें आता है। समझ में आ गया? अब आगे बात कर रहे हैं तुम्हारे तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि सर इंपॉर्टेंस कैसे लिखते हैं, फीचर्स कैसे लिखते हैं, मेरिट कैसे लिखते हैं, डीमेरिट कैसे लिखते हैं। मैं वापस याद दिला दूं, 6 बजे से पहले देख रहे हो तो कॉमर्स किंग ऑफिशियल गेस्ट पेपर कॉमर्स चैंपियन पे है, और अगर शाम को 6 बजे बाद देख रहे हो तो बेटा सुबह 6 बजे लाइव मिलना है मेरे को, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, यूट्यूब पे नहीं होगी वो क्लास, गौरव जे GAURAVJ का कोड लगाना एंड फ्री एंट्री में उस क्लास में बैठना, आधा घंटा मैं आपका लूंगा, पर वहां से जो आउटपुट मिलेगा वो एक्सट्रीम लेवल होगा, कोई पैसे नहीं चार्ज करूंगा तुझसे, एक सिंगल पैसा भी चार्ज नहीं करूंगा, बट तूने मेहनत करी है तो तुझे रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं सर इंपॉर्टेंस कैसे लिख रहे होते हैं। अब जब भी इंपॉर्टेंस फीचर्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक डायग्राम वर्ड यूज आ जाता है ना, कि सर इस तरीके से हम है ना गोला बना लेते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंस लिख देते हैं, ठीक है, और फिर ये एक एरो बना देते हैं, इधर एक एरो बना देते हैं, जैसा मैंने अपने थंबनेल में बनाया था। यू वांट टू सी दैट? देखो भाई ये रहा, है ना, हम इस तरीके की एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। तो देखो यहीं से एक चीज सिखाता हूं आपको, बहुत बढ़िया लगेगा, मजा भी आएगा देखकर। अगर आप इसी को देखेंगे तो मैंने जो डायग्राम बनाया है उस डायग्राम में क्या किया है, बहुत सारे बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। जैसे ये रही हमारी एक्सप्लेनेशन, अगर आपको इंपॉर्टेंस पूछी गई है तो आप ये लिखिए ना, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप चित्रकला की क्लास में नहीं है तो उसको ज्यादा इस्तेमाल ना करें, 1 2 3 या 4 जितनी भी है आपकी वो लिख दिए। सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग डायग्राम, क्या पर्पस है सर मैं डायग्राम बनाने का? नहीं बनाएंगे तो नंबर कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे, पर बनाने से फायदा क्या होता है मैं समझाता हूं। जब आपके एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे होते हैं ना, तो वो क्या पक चुके होते हैं बहुत सारी कॉपी चेक करके, दैट्स द रियलिटी, उनकी साइकोलॉजी समझो, वो थोड़े परेशान हो चुके होते हैं, हाँ भाई ठीक है कर रहे हैं एक ही आंसर बार बार अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। तो अब क्या होता है, उनके सामने तो हेडिंग होती है आंसर शीट, मार्किंग सी में हेडिंग होती है, तो आपने जो हेडिंग लिखी ना, इनमें अगर उसको हेडिंग मिल गई है तो ये हायर चांसेस है कि वो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा, आधा एक नंबर भी कटना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि यार यहाँ लिखा है ना तो ही इज कॉन्फिडेंट इनफ कि उसको आता है सब कुछ। सर अगर हमारी हेडिंग यहाँ मैच नहीं करी तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? क्योंकि आपको अगर 6 हेडिंगें लिखनी है तो आपके आंसर शीट में 15 हेडिंगें दे रखी होंगी, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा मोल्ड कर आके 10-15 हेडिंग में दे देते हैं, सारे ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है, और फिर भी उनमें से कोई ऑप्शन नहीं रखता, तो रिलेटेबल हेडिंग को नंबर दे दिए जाते हैं, इसलिए बस डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है, और कोई मतलब नहीं है कि सर डायग्राम बनाने से नंबर मिलते हैं, कोई नंबर नहीं मिलते इस डायग्राम से। तो फायदा ये है कि एग्जामिनर को यहां दिख जाता है ना, तो वो ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाता। ठीक है, अब चलो जरा हम बात करते हैं फीचर्स की, इंपॉर्टेंस की, इनके एक्सप्लेनेशन लिखते कैसे हैं। तो मैंने आपको यहाँ 3 एक्सप्लेनेशन दी रखी है, इनमें आप एक एक्सप्लेनेशन ऐसी देखोगे जो कि वर्ड ब्लॉकिंग कर रही है, फिर हमने उसको खींचने का प्रयास किया, पर मैंने वर्ड ब्लॉकिंग को हटाने का तरीका भी आप लोगों को बताया। जैसे पहला है
मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट जो है वो डायनामिक एनवायरनमेंट बना देता है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू सर्वाइव इन द डायनामिक वर्ल्ड, सो इट हैज टू अडॉप्ट टू चेंजेस व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अब देखो खुद सोचना, अगर मैं यहां से रेगुलर चेंजिंग को हटा देता हूं, अब इसको रीड करो, द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू सर्वाइव इन द डायनामिक वर्ल्ड, so has to adapt the changes whenever required. I guarantee you won't find second line for it. दूसरी लाइन एक्सप्लेनेशन को मिलेगी नहीं, ठीक है? तो मैंने लिखी हुई है इसलिए तुमको दिख गया आंसर ये लिखी है। पर अगर मैं यहां पर डायनामिक शब्द को हटाकर सिर्फ रेगुलर चेंजिंग लिखूं तो देखना कितने बढ़िया लाइन मिलेगी। The organization has to survive in a regular changing world, so it has to adapt changes whenever required. ठीक है, अब आपके पास एक ऑप्शन है, Hence management creates dynamic environment, ये अपन यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो हमारे पास जब एक एक्स्ट्रा लाइन पड़ी है तो hence के पहले का तो अपन यूज कर सकते हैं कि मैनेजमेंट में ना जो हमारा मैनेजर होता है वो इफेक्टिव काम करता है, एफिशिएंट काम करता है, विच लीड्स टू स्पेशलाइजेशन काम करता है। तो एफिशिएंट मैनेजर देख लो, फिलिंग वर्ड है, ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट, एक और फिलिंग वर्ड, एम्प्लॉइज इन ऑर्डर फॉर द सर्वाइवल एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट एंड हेंस लिख सकते हैं। तो लिखना नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, उससे पहले आपका काम हो जाएगा, कोशिश करना नहीं लिखना पड़े। पर ये ध्यान रखना वर्ड ब्लॉकिंग फंसा देता है आपको। अगली एक्सप्लेनेशन देखो और बेहतर समझ जाओगे। रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, एन एफिशिएंट मैनेजर ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। वी गॉट टू द वर्ड ब्लॉकिंग, फंस गए हम, यहां पर फंस गए। जैसे ही आप फंसे क्या हुआ, इन ऑर्डर टू मेक द एफिशिएंट, क्या गई हो गया खराब। जैसे ही अपन यहाँ आए तो हमें दिखा कि एक्सटेंड किया गया सर, खींचा गया है, साफ दिख रहा है ना, खींचा गया है। सेम पॉसिबल एक्सटेंड, मैक्सिमम रिजल्ट, समझ में आ गया? तो क्या होता है जब भी आप वर्ड ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करते हो इस तरीके से फंस जाते हो। क्लियर हो गया? इजी, आगे बढ़ जाए। देखो, डायरेक्ट टुवर्ड्स गोल, इसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड करा, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, नॉट डायरेक्ट, अचीवमेंट लिख दो, हो जाएगा। The efforts and activity of management are directed towards the achievement of organizational goal. ठीक है, effectively and efficiently। अब अगर हमें लग रहा है कि यार मतलब ये तो कम हो गई सर एक्सप्लेनेशन, तो हमने क्या करा, इफेक्टिवली को 3 शब्दों में ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर दिया, एग्जामिनर को भी लगाया, इसके बाद बहुत नॉलेज है, और एफिशिएंटली को भी हमने कुछ शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आखिरी पॉइंट सर पे आते हैं, सर क्या है क्या नहीं है। तो यहां पर मैं इसको आपको बोलूंगा कि इसको एक बार देख लेना, ये बहुत मस्त चीज है। क्या है, लिखने का एक तरीका है सर जिसके अंदर हम सिनोनिम्स का यूज कर लेते हैं, हम फेजेस का यूज कर लेते हैं। फेजेस मतलब हार्मोनी टू वर्क, as no two locks have the same key, similarly no two minds can have exact same thinking, so या but यूज करो, you find the answer। ठीक है, क्लियर हो गया? हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, and we had studied about IED that the मैनेजमेंट हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। देखो, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को हम डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं, इसको ऑब्जेक्टिव से लिंक कर दिया कि हमने ऊपर पढ़ा है कि मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं और उसको वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करना पड़ता है। सो इट इंप्रूव द इमेज एंड मार्केट शेयर, इससे उसकी मार्केट शेयर अच्छी होती है। सो दैट इज व्हाई वी कुड से दैट मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। समझ में आ गया? ठीक है, डेवलपमेंट वर्ड की जगह आप बेटरमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है, इंप्रूवमेंट यूज कर सकते हैं। समझ में आई? तो इन चीजों का इस्तेमाल करो अपनी राइटिंग में। क्या बोला मैंने? एक तो वर्ड ब्लॉकिंग नहीं करना है, सेकंड प्रोसेस जब भी इस्तेमाल कर रहे हो पुराने से फॉलोअप लेते रहो, थर्ड जब भी आप किस तरीके के प्रिंसिपल वगैरह लिख रहे हो तो एक्सप्लेनेशन में अकॉर्डिंग टू और कोड का इस्तेमाल करो। पॉइंट नंबर 4, जब भी आप ये फीचर्स वगैरह के एक्सप्लेनेशन दे रहे हो आइदर शुरुआत करो उसके सिनोनिम से, ठीक है, डायनामिक की जगह रेगुलर चेंजिंग कर दिया, परवेसिव की जगह रिक्वायर्ड एवरीवेयर कर दिया, ठीक है, इस तरीके के सिनोनिम से इस्तेमाल कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपका पेपर होगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, और अगर डर रहे हो तो चिंता मत करो, सुबह 6 बजे वाला पेपर तुम्हारे डर को और खत्म कर देगा। मैंने 20 क्वेश्चन दिए हैं, उन सब की एक्सप्लेनेशन लिख लो। कहां लिखोगे? एक अलग पेपर ले लो, कॉपी ले लो, उसके अंदर लिख लो। मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आराम से लिखो, बढ़िया तरीके से, डरो मत, पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और मुझे पता है कि तुम्हें डर कम लग रहा है, तुम्हें डर इस बात से लग रहा है कि तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा है, ठीक है ना, पहचानता हूं मैं तुम्हें। सो डोंट वरी अबाउट इट, हो जाएगा, पेपर इजी है, ऐसे निपट लेंगे, अपन निपटा देंगे। इसके बाद अकाउंट्स में आते हैं। अकाउंट्स में आपके लिए बहुत बढ़िया चीज हम लेकर आ चुके हैं, पहले 100 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो उन्हीं के ऊपर बात कर रहे होंगे। मिलते हैं आपसे
शायद तो सुबह 6 बजे या शाम 6 बजे, डिपेंडिंग अपॉन आप वीडियो कब देख रहे हैं। टिल देन मार्को कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार, बढ़िया पेपर करेंगे।